आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री माननीय श्री उमर अब्दुल्ला साहब, मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री श्री जावेद दार जी, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर गनई साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन श्री शैलेंद्र कुमार जी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी, शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू जी, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दर्शना अंद्राबी जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपतिगण, इस विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सम्मानित अतिथिगण, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आज कन्वोकेशन के इस अविस्मरणीय अवसर पर इस खास कश्मीर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जम्मू कश्मीर में अपनी ओर से, विश्वविद्यालय के चांसलर के नाते आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एजुकेशन सिस्टम में कन्वोकेशन से जुड़े एक मिथक के बारे में मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगा। अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि कन्वोकेशन एक यात्रा की समाप्ति है। मुझे लगता है दरअसल कन्वोकेशन समाप्ति नहीं बल्कि एक शुरुआत है। सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स का एक नया जीवन आज से शुरू हो रहा है। वह एक पुराने जीवन को आज अलविदा कह रहे हैं। जर्मन राइटर, एक बड़े मशहूर राइटर थे, हरमन हेसे, उन्होंने कभी कहा था कि इन ऑल बिगिनिंग ड्वेल्स ए मैजिक फोर्स फॉर गार्डिंग अस एंड हेल्पिंग अस टू लिव। और हरमन हेसे के इस स्टेटमेंट से मैं कह सकता हूँ कि कन्वोकेशन इज नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग। नाउ द डोर टू ए न्यू लाइफ इज ओपनिंग फॉर द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, क्लासरूम से लेकर लैब में आपने जो सीखा है, अब उसे वास्तविक दुनिया में आजमाने का अवसर आपको मिलने वाला है। अब सपनों और कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर जीवन की वास्तविकता के यथार्थ से दो दो हाथ करने का अवसर अब आपको मिलने वाला है। आपने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण या विकसित भारत के निर्माण की जो परिकल्पना की होगी, उसे बिल्कुल वैसा ही गढ़ने का वक्त अब आपके पास आया है। और इसलिए हमारे देश में प्राचीन समय में गुरुकुल परंपरा से लेकर आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कन्वोकेशन को एक नए आरंभ के प्रतीक में ही माना जाता रहा है। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि एक बार फिर हमारी बेटियों ने ये साबित किया है कि वही असली शक्ति की प्रतीक हैं और माँ सरस्वती की साधक भी वही है। आज के कन्वोकेशन में 150 गोल्ड मेडल में से 115 गोल्ड मेडल्स हमारी बेटियों ने हासिल किया है। मैं उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। 445 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट में बेटियों के हिस्से 334 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट हासिल हुए। आज के कन्वोकेशन में अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी की कुल 5250 डिग्रीज में से 2661 डिग्रीज हमारी बेटियों के हिस्से आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी बेटियां एजुकेशन के लगभग हर स्ट्रीम में अपनी प्रतिभा से नई उपलब्धियां और बुलंदी हासिल कर रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में मैं समझता हूं कि भारत की बेटियां इनोवेशन इकोसिस्टम की
आज प्रमुख ताकत बन गई हैं। आज लगभग हर स्तर पर वह वीमेन साइंटिस्ट और टेक एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। हजारों साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत के बाद से ही सेक्टर में महिलाओं ने धरती का सीना चीरकर खेती में खुशहाली पैदा करने का काम किया था, लेकिन उनका स्थान लंबे समय तक गुमनाम नायकों की तरह ही था। एक रिसर्च के मुताबिक 73% महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हैं, जबकि पुरुषों की संख्या मात्र 55% है। अब उम्मीद बढ़ी है आज के बाद कि एग्रीकल्चरल साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी बेटियों की उपलब्धियां, कृषि सखी, पशु सखी जैसे इनिशिएटिव्स उन्हें गुमनामी से बाहर निकालकर दुनिया के सामने एक मजबूत उपस्थिति के रूप में दर्ज कराएंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, आप एक ऐसे कालखंड में प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में पिछले 11 वर्षों में अनेक रिफॉर्म से गुजरते हुए यह देश की इकॉनमी का प्रमुख आधार बन चुका है। अब वह समय बीत गया जब किसान खेती के इनपुट, प्रोडक्टिविटी और बाजार के लिए परेशान हुआ करता था। अब बीज से बाजार तक की व्यवस्था करके भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि हमारा किसान सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती नहीं करेगा, बल्कि अपने परिवार के स्वर्णिम भविष्य और स्थायी इनकम के लिए पसीना बहाएगा। फार्म मैकेनाइजेशन, डिजिटल तथा इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक के द्वारा मॉडर्न और स्मार्ट खेती के लिए नई पहल लेने वाले देशों में आज भारत अग्रणी बन चुका है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीक के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में नई क्रांति लाने का आज वो सभी प्रयास और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। युवा भारत को वर्ल्ड क्लास एग्री एवं फूड इंडस्ट्री के रूप में ये सब सुविधाएं आने वाले दिनों में विकसित करेंगी, क्योंकि आज वर्ल्ड वाइड देशों के बीच ट्रेड को लेकर काफ़ी गहमागहमी है और आने वाले भविष्य में तमाम चुनौतियां हमारे सामने होंगी। इसलिए मैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट से एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और प्रोग्रेसिव फार्मिंग में योगदान का आह्वान करना चाहूँगा। मोटे तौर पर विश्व की टॉप 10 एग्री इकॉनमी को देखें तो उसमें भारत की रैंकिंग चीन, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद चौथे नंबर पर है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर और एग्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर आज नीदरलैंड है। उसकी आबादी कुल 1,70,00,000 है, यानी जम्मू कश्मीर की आबादी से 20-25 लाख ज़्यादा। लेकिन ये छोटा सा देश एग्री इनोवेशन, एग्री टेक्नोलॉजी तथा प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट में पूरे विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज विश्व के टॉप 20 बड़ी फूड कंपनीज में से 15 कंपनीज नीदरलैंड की ही हैं। नीदरलैंड की सफलता के पीछे उनका एग्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तथा उनकी लैब है। फूड प्रोडक्शन में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशंस नीदरलैंड की वाहनिंगन यूनिवर्सिटी ने किए हैं। हॉर्टिकल्चर, डेयरी सेक्टर में अपने रिसर्च तथा नई टेक्नोलॉजी के द्वारा आज वो दुनिया में अग्रणी बना हुआ है। नीदरलैंड का उदाहरण हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें भी एग्री टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन में नेतृत्व करना ही होगा, ताकि भारत एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में नया मुकाम हासिल कर सके। मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की यात्रा में ईस्टकास्ट कश्मीर ने एक मजबूत नींव का निर्माण किया है। अब लक्ष्य हमें बड़े करने होंगे। अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा, जो भारत विश्व के अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है। जब तक हम अपना लक्ष्य बड़ा नहीं करते हैं, तब तक हमारी दृष्टि बहुत सीमित रहती है। और मैं अपेक्षा रखूँगा कि ईस्टकास्ट कश्मीर, यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स ये संकल्प लें कि बदलते विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फूड प्रोसेसिंग में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए इस कैंपस को लीडिंग रिसर्च फैसिलिटी हम बनाएंगे और यह देश के टेक्नोलॉजी रिसोर्स का सबसे महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। मैं इस बात का जिक्र आज आवश्यक समझता हूँ कि कश्मीर और जम्मू की दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
बीते वर्षों में व्यापक रूपांतरण की साक्षी बनी है। इसकास कश्मीर का चांसलर होने के नाते मुझे गर्व है कि कैंपस में एक सक्षम और कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने, इनोवेशन, इन्वेंशन और आउटकम बेस्ड रिसर्च को बढ़ावा देने में सफलता मिली है। इसके परिणाम स्वरूप यूनिवर्सिटी ने अपनी रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार किया है और वर्तमान में अन्य पुरस्कारों के अलावा देश में 5वां सर्वश्रेष्ठ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज स्कॉस्ट है। हायर एजुकेशन सेक्टर में स्कॉस्ट कश्मीर ने विशेष रूप से एक आदर्श ढांचे को विकसित करने में अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया है, जिसे अब देश की अनेक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडॉप्ट कर रही हैं। देश विदेश के अलग अलग राज्यों और देशों से बच्चे आज इनोवेशन और लर्निंग के इस नए माहौल को जीने यहाँ आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में यहाँ स्टूडेंट्स कम्युनिटी का लगभग 30% देश के बाकी राज्यों और दूसरे देशों से, जो यूनिवर्सिटी की डाइवर्सिटी को दिखाता है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है और मैं विशेष रूप से वाइस चांसलर प्रोफेसर गनई और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, न्यू एज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विकसित करने में सफलता पाई है, नए एकेडमिक प्रोग्राम, सेंटर फॉर एक्सेलेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एरियाज, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जीन एडिटिंग, रीजनरेटिव मेडिसिन, स्पीड ब्रीडिंग में जो रिसर्च हुए हैं वो जम्मू कश्मीर को नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की ओर निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे और जम्मू कश्मीर की बायो इकोनॉमी को प्रमोट करने का अवसर भी इससे मिलेगा। इन्वेंशन, इनोवेशन और रिसर्च, इसमें यूनिवर्सिटी ने नई उपलब्धियां हासिल की। हाल ही में यूनिवर्सिटी ने कुल 85 पेटेंट हासिल किए हैं, जिसमें 36 पेटेंट्स इसी वर्ष के पहले 6 महीने में हासिल हुए हैं। ये देश का पहला संस्थान है जिसने जीन एडिटेड सीप क्रिएट किया है। पूरे भारतवर्ष में हम सर फक्र से ऊंचा कर सकते हैं आज इस उपलब्धि के कारण। पिछले महीने संपन्न हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान में यूनिवर्सिटी खेतों में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नेतृत्व कर रही थी। लाखों किसान भाइयों को रिसर्च स्टेशन और कृषि विज्ञान से जोड़ने में यूनिवर्सिटी ने सफलता पाई है। इसके अलावा मेरे पूर्व अभी मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी सफल बनाने में इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं संक्षेप में जिक्र करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए बीते 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने 4 बड़े लक्ष्य तय किए। एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्टेनेबल बनाना, कॉमर्शियल एग्री इकॉनमी में ट्रांसफॉर्म करना, वैल्यू चेन के साथ साथ एग्री बिजनेस इकोसिस्टम निर्मित करना। एग्रीकल्चर के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किसान और समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण और इससे 13 लाख किसान परिवारों की आजीविका सुरक्षित करते हुए उनकी आमदनी में बड़ी मात्रा में वृद्धि करना। इन लक्ष्यों को तय करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, एग्री साइंटिस्ट, किसान भाइयों की साझेदारी से 5013 करोड़ रुपए की होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की आधारशिला आज से 2 साल पहले रखी गई। आज वाइस चांसलर साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में, मैं समझता हूँ आप भूल गए, आने वाले 5 साल नहीं, अब आने वाले 3 साल में इसे करना है, क्योंकि आधारशिला 2 साल पहले रखी गई थी। इस कास्ट कश्मीर ने भी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नीतियों को बनाने, उसका फ़ायदा हर खेत और हर किसान तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज पूरे देश में HADP को कृषि क्रांति के रोल मॉडल के रूप में लिया जा रहा है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये योजना प्रारंभ हुई थी। जम्मू कश्मीर देश का पहला क्षेत्र है जिसने 2023 में ही माननीय मंत्री जी कृषि संपर्क अभियान शुरू कर दिया था और नई तकनीक तथा अन्य अनेक योजनाओं के फायदे को लेकर प्रशासन किसान भाइयों के खेतों तक पहुंचा था। बीते 4-5 वर्षों में प्रशासन और किसान भाइयों की मेहनत का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर ने किसानों की पारिवारिक आय के मामले में पूरे देश में 3रा स्थान, कृषि और संबद्ध क्षेत्र की रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं हायर एजुकेशन में जो बदलाव है उनका संक्षेप में जिक्र करना चाहूँगा।
आज हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और उनमें से अनेक ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनका नेतृत्व जम्मू कश्मीर कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब देश में लागू हुई थी, पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर की स्पीड बड़ी तेज थी, स्थिर थी। जुलाई 2020 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के 3 महीने के अंदर यानी सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप तथा विभिन्न पहलुओं पर चर्चा शुरू कर दी थी। और मुझे याद है डॉक्टर कस्तूरी रंगन, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, वो नहीं है, हमारे पहले कार्यक्रम में वो जम्मू कश्मीर आए थे, हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापकों को संबोधित किया था। मैं स्वर्गीय कस्तूरी रंगन साहब जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करूँगा। प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने इस मामले में बड़ा जबरदस्त और निरंतर सहयोग दिया। इस ट्रस्ट और जम्मू यूनिवर्सिटी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। इन दोनों के मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में है। मुझे पुराने शिक्षाविद जॉन डेवी का एक स्टेटमेंट बहुत सटीक लगता है। उन्होंने कभी लिखा था कि एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं है, एजुकेशन ही जीवन है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। और मैं इस बात पर दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि एजुकेशन अगर समय के अनुकूल और दुनिया की ज़रूरतों के अनुकूल नहीं है तो वह ज़रूरतों के अनुकूल है तो वह समाज की सबसे अनमोल संपदा है। महाभारत का एक प्रसंग है, युधिष्ठिर और यक्ष संवाद। इस संवाद के दौरान यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने एक बड़ा दिलचस्प सवाल रखा। आप में से अनेक लोग जिन्हें महाभारत के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, यक्ष सवाल बड़े कठिन सवाल माने जाते हैं। एक सवाल उसमें बड़ा दिलचस्प था, धन्यानमुत्तमम किस्विद धनानाम स्यात् किमुत्तमम। सभी प्रशंसनीय चीज़ों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? इंसान की सभी संपत्तियों में से सबसे मूल्यवान क्या है? इस पर यक्ष को युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सभी प्रशंसनीय चीज़ों में से सर्वश्रेष्ठ स्किल्स हैं, गुण हैं, और सभी संपत्तियों में से सर्वश्रेष्ठ संपत्ति ज्ञान है। मित्रों, युधिष्ठिर जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं यह ज्ञान बड़ा परिवर्तनशील है और आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को रटे रटाए और पढ़ाते जाएं। अगर स्टूडेंट्स को हम आज जो पढ़ा रहे हैं इसमें कल कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया गया तो शायद वह परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिलाकर न चल पाए। और इसलिए मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूँ कि एजुकेशन इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हो, एग्रीकल्चर और किसानों की ज़रूरतों के मुताबिक हो, वह साइंस और संस्कार का मिला जुला स्वरूप हो जिसने लंबे समय से भारत के टैलेंट को पूरी दुनिया में यूनिक स्थान दिलाया है। हमारे स्टूडेंट्स में मॉरल वैल्यूज़ को लेकर चेतना का स्तर उतना ही जागृत हो जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के संबंध में हो। और इसलिए पिछले कुछ दशकों में सिलिकॉन वैली और स्पेस सेक्टर में भारत का प्रभुत्व बढ़ा है और उसका असर एजुकेशन सेक्टर में हो रहे बदलाव में भी दिखाई पड़ रहा है। यह ग्रोथ निरंतर बना रहे और इस कास्ट कश्मीर के आज ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स इस ग्रोथ के इंजन बने, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज मैं विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो किसी कारणवश से आज मेडल से चूक गए हैं। मैं मानता हूं कि मात्र मेडल्स आपके टैलेंट्स, आपके हुनर को परखने का पैमाना कभी नहीं हो सकता। टैलेंट अनेक रूपों में निखरता है और मैं जानता हूं कर्म क्षेत्र में तप कर आप सोने जैसे निखरेंगे। आने वाले दिनों में हर एक स्टूडेंट्स की अपनी गरिमा है, उसका गौरव है और हर स्टूडेंट अपने आप में बेजोड़ है। हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो एजुकेशन है, जो सिस्टम है, वह सिर्फ बाहरी जगत नहीं बल्कि मन की पूर्णता को भी छुए, ताकि हर स्टूडेंट सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा न बने बल्कि उसको एक ऐसा अवसर दिया जाए जब सफलता का मतलब सिर्फ मेडल नहीं, सिर्फ प्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक अच्छे व्यक्तित्व, बेटर पर्सनालिटी का संपूर्ण विकास माना जाए। एक छोटी कहानी है। प्राचीन काल में
एक गुरुकुल में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। जाने से पहले एक स्टूडेंट ने अपने गुरु से विदा लेते हुए पूछा कि मैं जिस कर्म क्षेत्र में जा रहा हूँ वहाँ सबसे बड़ी वस्तु क्या है? गुरु ने कहा आकाश। शिष्य ने, स्टूडेंट ने फिर पूछा सबसे श्रेष्ठतम क्या है? तो गुरु ने कहा सबसे श्रेष्ठ नैतिक आचरण है। शिष्य ने फिर अगला सवाल किया कि सबसे गतिवान क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे गतिवान तुम्हारे विचार हैं। शिष्य ने फिर पलट के दूसरा सवाल पूछा सबसे कठिन क्या है? गुरु ने कहा कि सबसे कठिन आत्मज्ञान है। गुरु शिष्य के इस संवाद का भावार्थ कि सब जान लेने के बावजूद, सारा ज्ञान प्राप्त कर लेने के बावजूद सबसे कठिन काम स्वयं को जानना है, और ये गफलत कई लोगों को हो जाती है। गीतांजलि में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा भी, परेर द्वारे फिरे से आसे पथिक आपन देसे, बाहिर भुवन घूरे मेले अंतरेर ठाकुर। It means the traveler has to knock at every alien door to come of his own. One has to wander through all the outer worlds to reach the innermost shrine at the end. और इसलिए मैं 2-3 अनुरोध विद्यार्थियों से करूंगा। एजुकेशन का पहला लक्ष्य है स्वयं को जानना, यानी आत्मज्ञान। एजुकेशन का दूसरा लक्ष्य है जीवन पर्यंत मन में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बनी रहे तथा कुछ नया सीखने, नया खोजने की ललक बरकरार रहे। और तीसरा लक्ष्य है आपके भीतर क्रिएटिविटी बराबर जिंदा रहे ताकि निरंतर आप इनोवेटिव हों। और चौथा लक्ष्य है हर एक स्टूडेंट्स को सिलेबस से ज़्यादा लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल में महारत हासिल हो ताकि वह तेज़ी से बदल रही दुनिया में अपने आप को एडजस्ट कर सके, एडाप्ट कर सके। इन लक्ष्यों में स्वयं को जानने के पश्चात क्यूरियोसिटी को महत्व दिया गया है। और इसलिए आज के कन्वोकेशन के इस मुकद्दस मौके पर मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु का सबसे बड़ा गिफ्ट इंसान का जीवन है, और उसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा तोहफा इंसान के मन की क्यूरियोसिटी है। मेरा सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट से आग्रह होगा कि अपने भीतर की क्यूरियोसिटी को जीवन भर बनाए रखिए ताकि इस जीवन यात्रा में आत्मज्ञान के साथ साथ आप निरंतर कुछ नया खोजते रहिए, कुछ नया निर्मित करते रहिए और उसे समाज और देश के विकास में समर्पित करिए। इतनी ही बात कह करके आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।